हाय ऑल, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लाया हूँ ताकि पीवाईक्यू 2023 जो 2023 का पेपर था यूपीएससी का, उसमें कैसे पूरी तरह से एलिमिनेशन अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। आप लॉजिकल एलिमिनेशन, लॉजिकल गेसिंग, अपने नॉलेज के मिक्सचर से उसके साथ आप पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते थे। 15 क्वेश्चंस की ये मैं सीरीज लाया हूँ स्लाइड्स में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लॉजिकल गेसिंग, लॉजिकल एलिमिनेशन का यूज़ अभी भी पेपर में कर सकते थे। पूरी तरह से अभी ये नहीं हटा है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके ज़रूर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और ये जेन्यून चैनल है तो यहाँ पर आपको जो सही में जेन्यून एस्पिरेंट्स हैं उनको मदद मिलता है। तो ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आया था, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट। अब ये पूछ रहा है कि इन सभी में से कौन से इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। अब आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो इनटेंजिबल क्या होता है जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। इतना तो आपको पता होगा, टेंजिबल और इनटेंजिबल के बीच का डिफरेंस। ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो लोग पढ़ते नहीं है तैयारी में, लेकिन तब भी उन्हें पता होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसमें ब्रांड, लोगो ये सब आता है, उसको आप नहीं टच कर सकते हो, तो ये इंटेंजिबल हुआ। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, इसको आप टच नहीं कर सकते हो, तो ये भी इंटेंजिबल हुआ, मेल फॉर्म में होता है। ब्रांड, लोगो, रिकॉग्निशन ये भी नहीं कर सकते हो। कन्फ्यूजन सिर्फ आपको इन्वेंट्री में आएगा। तो तीन तो हो गए इंटेंजिबल, तो इसका ये दोनों तो कट गया आपका एग्जाम हॉल में ही। तो सिर्फ दो ऑप्शन बचा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 50-50 पे पहुंच सकते हो। इतने ऑप्शंस जो ओनली 1 2 3 इस फॉर्म में लगाए थे उसके बावजूद आप 50-50 पे चले गए। और इन्वेंट्री अगर आपको पता है तो लिस्ट होता है आइटम्स का जिसको टच किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ओनली 3 होगा, ये नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन में आप 50-50 भी जा सकते थे और थोड़ा और दिमाग लगा के आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। ठीक है, स्तूपा वाज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। अब देखिए, वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। आपको पता है रेलिक्स ऐसे इनका रिपोजिटरी होता था जब बुद्धिज्म में। तो वाज जनरली, अभी ये प्रोग्रेसिव चीज की बात कर रहा है, आपको हिंट दे रहा है यूपीएससी। वाज अ वोटिव एंड ए कॉमेरेटिव स्ट्रक्चर। ये भी प्रोग्रेसिव चीज की बात कर रहा है कि एक स्ट्रक्चर है इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो ये दोनों तो कभी गलत नहीं होगा। तो जब करेक्ट पूछ रहा है तो दो स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा ही, यानी ये करेक्ट हो सकता है और अभी ऑल थ्री भी हो सकता है। तो ये दोनों हो गया एलिमिनेट। आप 50-50 पे आ गए। अब इसके बारे में हो सकता है आपको नॉलेज नहीं हो। कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन या फिर हिंदुइज्म में भी पहले से था। तो इसका आंसर है ओनली 2। ये स्टेटमेंट गलत है। आप जब देखोगे, जब इंडियन आर्ट एंड कल्चर की आपने स्टडी की होगी, उसमें देखा होगा आपने कि स्तूपा जो था वो बुद्धिज्म में आकर बुद्धा के एसेस को रखने लगे थे लोग, और वो स्तूपा के फॉर्म में उसे पूजा करते थे। लेकिन उससे पहले भी स्तूपा जो था वो संस्कृत वर्ड है और इसका यूज होता था। तो कहीं ना कहीं आप 50-50 तो जा ही सकते थे कॉमन सेंस लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। देखिए, ये क्वेश्चन 2023 में भी आया और ये क्वेश्चन 2012 में भी आया था। तो पीवाईक्यूज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये 2012 में जब पूछा था तो इसका आंसर में 1 और 2 स्टेटमेंट जो था, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और टू प्रोवाइड मॉनिटरी असिस्टेंस टू मदर टू मीट द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, दोनों सही था। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत था। ये कोई वेज लॉस प्रोवाइड नहीं करता है। कॉमन सा बेसिक नॉलेज उस समय भी आपका टेस्ट किया था। ये आशा वर्कर्स उस समय न्यूज़ में थी, इसलिए काफ़ी पूछा था। अभी 2023 में इसको देखिए कैसे पूछा। इट इज सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। देखिए, कहीं ना कहीं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और जब पीवाईक्यू में पूछा है तो आपको पढ़ के जाना है, तो ये स्टेटमेंट आपको गलत कर देना था क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टिलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। ऑब्वियसली जब जननी की बात कर रहा है, जननी औरत होती है उसकी सुरक्षा की, तो प्रेग्नेंट वुमेन आपने स्कीम नहीं भी पढ़ा होगा तो कॉमन सेंस लगा सकते हो। प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है, रिड्यूस करने की बात कर रहा है, तो ये सही होगा। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट, ये भी देखिए
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट कर रहा है, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है। तो सही कर लिया आपने, एक गलत किया अभी। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर एज। अब देखिए 1 ईयर ऑफ एज के लिए ये स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि ये भी इसके अंदर है लेकिन जननी शिशु सुरक्षा के अंदर है, वो जननी सुरक्षा के अंदर नहीं। तो कहीं ना कहीं दो स्टेटमेंट तो आप करेक्ट कर सकते थे, तो ओनली 2 और ओनली 3 में आपको कंफ्यूजन हो सकता था। ये दोनों इसमें भी 50-50 पे आप आ गए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी ने बहुत ही ईजी एलिमिनेशन ट्रिक्स इस बार दिया था, हाँ, लेकिन 50-50 पे आप इन क्वेश्चंस में आ सकते थे। उसके बाद अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते, आपको थोड़ा नॉलेज होता उन चीज़ों के बारे में, तो आप सॉल्व कर जाते। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर शायद ओनली 2 होगा, क्योंकि इसके लिए जननी शिशु सुरक्षा था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशन बीइंग अंडरटेकन अंडर एनीमिया मुक्त भारत। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर कुछ भी नहीं पता होगा तो एनीमिया के बारे में पता होगा, जिसमें आयरन की टैबलेट देते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, क्योंकि हेमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो हेमोग्लोबिन की मात्रा और कैल्शियम से क्या लेना देना है, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यूपीएससी ने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था, कैल्शियम डाल दिया था। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो। इट रन्स आपके कॉमन सेंस से, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, एनीमिया के बारे में। आपसे डिटेल में इसके बारे में स्ट्रेटजी कोई नहीं पढ़ के गया होगा एक, लेकिन हाँ, कॉमन लॉजिक है, आपको एनीमिया के बारे में पता है, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं या फिर नहीं भी रहे हैं, तो पेपर में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको ये चीज़ जानना चाह रहा है यूपीएससी। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट अ टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, हो सकता है, प्रोग्रेसिव है। इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियड डिवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, एकदम हो सकता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव है ये भी। इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया टू एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हेमोग्लोबिन पैथीज एंड फ्लोरोसिस। बिल्कुल नॉन न्यूट्रिशन के कॉजेज ऑफ एनीमिया, जो उसके नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज हैं उस पर भी फोकस करेगा, ये भी प्रोग्रेसिव है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत किया है, तो ओनली 3 इसका आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन था, कैल्शियम से आपको कंफ्यूज किया था। यहाँ पे अगर आयरन या फॉलिक एसिड लिख देता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। ऑब्वियसली कार्बन फाइबर्स यूज हो सकते हैं, लाइट वेट होते हैं। तो यहाँ पे जनरली आपका क्या चेक कर रहा है कि आपको कॉमन सेंस है कि वंस यूज्ड कैनॉट बी रिसाइकल्ड, कैनॉट बी। देखिए पहले ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता था जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड का यूज करता था, वो गलत होते थे। अब इसके संख्या घटा दिया, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ वन ओनली आपका सही हो जाएगा। तो कैसे यूपीएससी अभी भी पुराने ट्रेंड को पूरी तरह से नहीं छोड़ पाया है और उसके फ्लॉज अभी भी है। अभी देखिए नेक्स्ट, 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। अब मुझे डेट्स के बारे में एकदम नहीं पता है, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, कोई एसएससी की तैयारी नहीं करता हूँ जो डेट्स बैठ के रटूंगा। मैं एक बड़े के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हैंडलूम डे। इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च। अब यहाँ पे आपसे यूपीएससी क्या जानना चाह रहा है कि 1905 में आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं कि वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। और स्वदेशी मूवमेंट हुआ था तो आपने ये जाना है कि नहीं कि वहाँ पे वेस्टर्न मार्केट को हम काउंटर कर रहे थे, वेस्टर्न क्लोथ को काउंटर कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे अपने स्वदेशी खादी को। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो सकता है, इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड। इतना तो 1905 आपको पता ही होगा। और ये देखिए इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे, आपको नहीं भी पता है अगर ये डेट, तो आप इसको इससे कंबाइन कर सकते हो कहीं ना कहीं कि नेशनल हैंडलूम डे हम मनाते होंगे, क्योंकि 1905 में जनरली ऐसा हुआ था और अगस्त के महीने में ही स्वदेशी मूवमेंट हुआ था लगभग। तो इसको को रिलेट करना था, आपको कॉमन सेंस थोड़ा रिस्क लेना था। तो इसका स्टेटमेंट यही था कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि इसकी वजह से ही, सेकेंड स्टेटमेंट की वजह से ही ये है, नेशनल हैंडलूम डे हम क्यों मनाते हैं इसकी वजह से। तो ये को रिलेशन था जो यूपीएससी आपसे जानना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, इस पे आप नहीं पहुंच सकते थे आंसर पे, लेकिन हाँ 50-50 जा सकते थे। देखिए पहला क्वेश्चन एकदम फैक्ट डाल दिया कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता होता है। Many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production। देखिए प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है कि कुछ लोकल कंपनीज और फॉरेन कंपनीज ने एडवांटेज लिया होगा। तो यूपीएससी क्या करता है, फैक्ट्स डाल के आपको कंफ्यूज करता है कि आप क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन नहीं, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। यहाँ से सेकेंड वाला तो सही है। तो
स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये वाला कट गया। और देखिए, टू आर करेक्ट, टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये वाला भी कट गया। तो यहाँ पे 50-50 तो आप आ गए। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज, इसका आंसर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है। सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट यहाँ पे बोल रहा है, बट 2 इज करेक्ट। हाँ, ये वाला सही है, 2 इज करेक्ट, 1 शायद इसका करेक्ट नहीं था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट आप आंसर पे चले गए, लेकिन हाँ, कॉमन सेंस अभी भी पेपर में लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कितना इजी लॉजिक था, आपको कुछ भी नहीं पता है इसमें तब भी आप बना सकते थे। होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट्स एंड रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। होम गार्ड जो चीज़ होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कैसे होगा? ये तो स्टेट का अपना अपना होता है, अलग अलग स्टेट से रिलेटेड होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ऐसे ही आपको पहले भी मैंने दिखाया था कैसे जननी सुरक्षा में इसने सेंट्रल और स्टेट के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट किया था, वहां पर खेलने की कोशिश की थी। उसके बाद देखिए, रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एन ऑक्सिलरी फोर्स टू पुलिस। ये हो सकता है पुलिस भी स्टेट सब्जेक्ट है, इतना तो आपका कॉमन सेंस होगा, लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपको पता भी होना चाहिए एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट। थर्ड है टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, कोस्टल एरियाज बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट। ऑब्वियसली ये होम के स्टेट के लिए ही प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, तो जब ऐसा कोई कॉज आएगा इंटरनेशनल बॉर्डर का, कोस्टल एरियाज का, तो वहाँ पे ये काम करेंगे, तो 1-2 हो जाएगा इसका सही। तो कैसे कॉमन सेंस से सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको एलिमिनेट करना था। कंसिडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज, देखिए फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स। अब ये बोल रहा है ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द वर्क इंडस्ट्री। अब आपको सिर्फ इतना पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं ताकि लेस पॉल्यूशन हो, तो उसमें जो भी स्टेटमेंट्स देगा, फर्टिलाइजर से भी हम कर सकते हैं, ऑयल से भी कर सकते हैं, स्टील से भी कर सकते हैं, ये प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट चेक कर रहा था, उसका आंसर ऑल 3 होगा। नेक्स्ट आप देखो, G20 न्यूज़ में था काफ़ी, इंडिया प्रेसिडेंसी इसका हेल्ड कर रहा था 2023 में, तो ये पूछना ही था। G20 ग्रुप वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड फॉर अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज। अब आप एज ए सीरियस एस्पिरेंट G20 के बारे में पढ़ के जाते हो, और वहाँ आपने पढ़ा होगा कि G20 की फॉर्मेशन ही इसलिए हुई थी ताकि कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए। तो स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव भी है और ईजी भी है, तो आप इसको मार्क कर सकते थे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द प्रायोरिटीज। वन ऑफ, देखिए वर्ड प्ले क्या कर रहे हैं, एक तो प्रायोरिटी हो ही सकता है। डिजिटलाइजेशन कितना ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, और इंडिया में जब प्रेसिडेंसी हो रही है, इंडिया को इतने सारे अवार्ड मिले हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए, तो सिर्फ आपका कॉमन सेंस जानना चाह रहा है, आपके सभी सभी प्रायोरिटीज़ नहीं है, एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है ये, पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा है कि कॉमन सेंस आपके अंदर डेवलप है कि नहीं है, क्वेश्चन उस वे से डिज़ाइन होते हैं। नेक्स्ट आप जाओ, विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन, देखिए फिर से ग्रीन हाइड्रोजन पूछा, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल, it can be blended with natural gas and used as a fuel, it can be used in, can be सभी प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स है। आप, हो सकता है कि पहला स्टेटमेंट का कोई रीजन मुझे ला के दे दे कि ये गलत है, लेकिन वो खोजना काफी मुश्किल है। इवन यूपीएससी ऐसा नहीं चाहेगा कि इसका आंसर ओनली 2 डाले, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी पॉसिबिलिटी की बात होती है, तो वो ऐसे फ्रेम करता है कैन बी कि आप उसकी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं वर्ल्ड में उस पर काम हो रहा होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस डालता है यूपीएससी। नेक्स्ट आप देखो, ये भी उसी पैटर्न पे, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। सम, कुछ मशरूम्स तो होंगे ही ऐसे दुनिया में जिनके पास ये सब प्रॉपर्टीज होगी। तो ये आपका सिर्फ प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट डालकर ये कॉमन सेंस चेक करना चाह रहा है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक विद अ पीएच वैल्यू 3, ऑल 3। इन क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं था, ये सब जानबूझ के ही डालता है ताकि आप रिस्क लो, और अभी भी ये एलिमिनेशन पूरी तरह से नहीं हटा है, इसलिए ये क्वेश्चन अभी भी डाला है। भले ही कम हुआ है ऐसे क्वेश्चंस का वेटेज, लेकिन अभी भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस डाल रहा है। मैं आपको 2023 का पीवाईक्यू बता रहा हूँ। आप ये लास्ट क्वेश्चन देखो जो मैंने यहाँ पे डाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम ए होल इन अ ट्री और ए लॉग ऑफ फूड। तो एक ट्री के अंदर से, सॉरी,
एक पेड़ के अंदर से कौन इसमें से ऐसा काम करता है कि इंसेक्ट्स को निकाल सकता है, एक स्टिक बनाकर, एक लकड़ी का कुछ बनाकर। अब देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। फिशिंग कैट, इसके पास हाथ ही नहीं होता, ये कैसे बनाएगा? ऑटर, ये भी उस तरह का जानवर है। स्लॉथ पियर, ये भी कहीं ना कहीं स्टिक नहीं बना पाएगा, लेकिन स्टिक कौन बना पाएगा यहाँ पे अगर आपको कॉमन सेंस लगेगा? तो ओरंगटेन क्या होता है? ओरंगटेन होता है जो ह्यूमन बींग्स के काफ़ी क्लोज होते हैं फिजिकल एट्रीब्यूट्स में, फिजिकल जो बॉडी है। तो आपको बस ये कॉमन सेंस लगाना था कि ऐसा काम इंसान कर सकता है, और इंसान के सबसे क्लोज ऑप्शन में कौन दिया है जिसका फिजिकल बॉडी इंसान से मिलता है, तो वो है ओरंगटेन। तो कहीं ना कहीं ओरंगटेन का फोटो आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं उस चीज़ को जाना होगा, तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन बना सकते हो। तो यही मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी में जितने मैंने आपको 15 क्वेश्चंस दिखाए हैं, 14 से 15 क्वेश्चंस, ये मैंने ऐसे ही सॉल्व किए थे एग्जाम हॉल के अंदर में, ये कॉमन सेंस लगाकर। क्योंकि बिना कॉमन सेंस लगाए हुए आप पेपर नहीं निकाल सकते हो। जब पेपर इतना ज़्यादा रैंडम बनाया जा रहा है और ऑप्शंस इतने फालतू तरीके से अरेंज किए जा रहे हैं, ओनली वन ओनली टू, जहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट किया जा रहा है, तो कट ऑफ नीचे ही गिरेगा। और आप अगर नॉर्मल 75 क्वेश्चंस के आसपास भी मतलब स्कोर कर रहे हो, टोटल मतलब 75 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तब भी आप कट ऑफ निकाल सकते थे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कॉमन सेंस लगाकर, एलिमिनेशन लगाकर, विथ अप्लाइंग योर कॉमन सेंस विथ एलिमिनेशन, ब्लाइंड एलिमिनेशन कहीं नहीं लगाना है, कॉमन सेंस। पीवाईक्यू को आपको पढ़ना है, पीवाईक्यू के ट्रेंड को पढ़ना है, पीवाईक्यू में सम वाला जो क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो यहाँ भी सही होंगे, वो सब आपको बिलीव करके चलना है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया है तो मैं और भी क्वेश्चंस, मुझे पता है जैसा यूपीएससी फ्रेम करता है, जैसा यूपीएससी डिज़ाइन करता है, मैं वैसे वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। पर उसके लिए आपको मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको वैसे वीडियोस चाहिए, तो मैं ज़रूर वो वीडियोस लेके आऊँगा। मेरा चैनल कोई फेम रिलेटेड चैनल नहीं है, एक जेन्युइन चैनल है, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी मैं मदद कर सकूं, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि मेरे टाइम पर मेरी कोई मदद नहीं कर पाया, और मैंने सेल्फ स्टडी की थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं उन लोगों तक, ताकि उनका कुछ मदद हो पाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली नहीं जा सकते, जो घर से तैयारी कर रहे हैं, जो मुश्किल में तैयारी करते हैं, तो उनके लिए चैनल हेल्प हो जाए। थैंक यू। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जेन्युइन एस्पिरेंट्स की मदद हो पाए। और जो ऊपर फ्लैश हो रहे हैं लिंक, उस पर भी जाकर इन वीडियोस को भी देखिए जो मैंने पहले बनाए थे, कि कैसे अभी भी एलिमिनेशन और नॉलेज से आप मिक्सचर करके कैसे यूपीएससी के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल, एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल।